In the name of Allah, who is the most merciful and beneficial, myself Ramesh Khan. We are watching CGP Genius, my dear students. First of all, welcome to my YouTube channel. So, in this video, we are going to discuss about actually एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ। सबसे पहले बच्चे किसी भी लॉ की एप्लीकेशन को डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हुक्स लॉ कहता क्या है, ठीक है, और ये कब लागू होता है और कब लागू नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब कि हम कहाँ कहाँ हुक्स लॉ को अप्लाई कर सकते हो, कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर ये हुक्स लॉ अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि हुक्स लॉ जो है वो अप्लाई होता है स्प्रिंग के अंदर, रबड़ बैंड के अंदर, या फिर कोई थिन सी स्ट्रेट सी वायर है उसके अंदर, ठीक है। हमने जब इसको पढ़ा था ना बच्चे हुक्स लॉ को, हमने कहा था एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। फिर हमने जो है इस प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करके इज इक्वल टू लगाया और यहाँ पर के एक्स लगाया, फिर के इज इक्वल टू एफ बटे एक्स लगाया, और यहाँ पर इसका यूनिट देखो तो ये हमारे पास क्या होती है, देखें इसको हम फोर्स को मेजर करते हैं न्यूटन में। ये जो है ये क्या चीज है, ये जो एक्स है ये बच्चे एक्सटेंशन है या कंप्रेशन है। अब बच्चे देखिए, यानी कि कोई आपके पास थिन वायर है, थिन स्ट्रेट वायर है, या आपके पास कोई रबड़ बैंड है, ठीक है ना, या आपके पास कोई स्प्रिंग है, ठीक है ना। अब ये जो स्प्रिंग है या रबड़ बैंड है या थिन स्ट्रेट वायर है, उसको अगर आप इस तरह से खींचते हो तो होता क्या है उसके अंदर, उसे हम कहते हैं वो है एक्सटेंशन। उसको इस तरह से खींचते हो वो क्या एक्सटेंशन है। अगर आपने उसको इस तरह से दबाया तो वो क्या होते हैं भाई, कंप्रेशन होती है, ठीक है ना। एक हद होती है कि हम स्प्रिंग को इस तरह से इतना खींच लेते हैं कि वो दोबारा अपनी उस पोजीशन में नहीं आ सकता। एक स्प्रिंग है ना, उसको आपने इस तरह से खींचा, इस तरह से आपने खींचा, एक्सटेंस किया स्प्रिंग को, उसके अंदर एक फोर्स जो है वो स्टोर हो गई, ठीक है। जैसे कि आप उसको छोड़ोगे वही रिस्टोरिंग फोर्स उसको अपनी उसी ओरिजिनल जो पोजीशन है वहां पर लेके आएगा, ठीक है ना। तो वो ये होती है इलास्टिसिटी, ठीक है ना। तो यही इलास्टिसिटी जो है जिन मटेरियल्स के अंदर होती है, जिन स्प्रिंग्स के अंदर, जिन रबर बैंड्स के अंदर, या जिन थिन स्ट्रेट वायर्स के अंदर, उन्हीं के ऊपर हुक्स लॉ अप्लाई होता है विद इन द इलास्टिक लिमिट। लेकिन जैसे ही हमने उसको इतनी ज्यादा एक्सटेंड कर लिया कि उस बॉडी की ऑब्जेक्ट की शेप ही चेंज हो गई, ठीक है ना, तो फिर उसकी वो रिस्टोरिंग फोर्स जो है उसको दोबारा उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं लेके आई, बल्कि उसकी शक्ल में ही बिगाड़ पैदा हो गया किसी ऑब्जेक्ट की, उसकी इलास्टिसिटी ही खत्म हो गई, तो वो लिमिट क्रॉस कर गया। तो जब विद इन द लिमिट हुक्स लॉ अप्लाई होता है, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है ना। अब आपको ये इसी तरह से हमने एक ग्राफ भी बनाया था, ठीक है ना। हमने इस तरह से ग्राफ बनाया था, ग्राफ के जरिए हमने बताया था। देखिए जी बच्चे, यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, दो वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है हमारे पास डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट। हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्स है, ठीक है। एक्स में हमारे पास लेट्स सपोज के हम बात कर रहे हैं किसकी, एक्सटेंशन की, और यहाँ हम बात करेंगे फोर्स की वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है ना, इस तरह से। अब ये दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना। अब बात कर रहे हैं एक्सटेंशन की, फोर्स लगा रहे हो किसी भी स्प्रिंग के ऊपर, इस तरह से आप उसको एक्सटेंड कर रहे हो, खींच रहे हो, तो होता क्या था भाई, वो इस तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ऐसे फोर्स बढ़ गया, एक्सटेंशन भी बढ़ गया, जैसे फोर्स लगाओगे एक्सटेंशन भी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। तो मतलब ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन इस लिमिट तक। उसके बाद ये इस तरह से हम इसको कर देंगे, यानी ये हमारे पास जो लिमिट है, एक्सटेंशन लिमिट, ठीक है ना, ये आपके पास एक्सटेंशन लिमिट है। इस लिमिट को क्रॉस कर गया ऑब्जेक्ट, तो इसकी बॉडी में क्या हो गया, बिगाड़ पैदा हो गया, ऑब्जेक्ट की शक्ल ही बिगड़ गई भाई, इसकी इलास्टिसिटी खत्म हो गई, ठीक है ना। इस लिमिट के यहाँ ये जो लिमिट है ना, इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। हुक्स लॉ यहाँ पर बस अप्लाई होता है, ये जो बिगाड़ पैदा हो गया ना, यहाँ पर हुक्स लॉ अप्लाई नहीं होता है, ठीक है ना। अब इसी की हमने एप्लीकेशंस को देखना है, ठीक है, जिसमें हमने कहना है स्प्रिंग स्केल्स के अंदर किस तरह से हुक्स लॉ अप्लाई हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैकेनिकल क्लॉक्स हैं और साथ में गैल्वानोमीटर है, ये आपके पास है
एप्लीकेशंस किसी भी लॉ की जो है वो इम्पोर्टेंट होती हैं। तो ओवरव्यू मैंने दे दिया हुक्स लॉ का, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, तो थोड़ा बहुत आपने रिवाइज कर लिया। अब हमने करना ये है, देखना है भाई, अच्छा ये हमारे पास क्या होता है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट होता है कि यानी कि इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब ये है कि वो स्टिफनेस है, किसकी, उस स्ट्रेंथ है या स्टिफनेस है स्प्रिंग की, जितना ज्यादा के की वैल्यू उतना ज्यादा स्टिफनेस होगी या स्ट्रेंथ होगी उस स्प्रिंग की स्ट्रेंथ को मेजर करता है ये के कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब हमने ये देखना है कि स्प्रिंग स्केल्स होते हैं उसके अंदर किस तरह से हुक्स लॉ अप्लाई हो रहा है। स्प्रिंग स्केल्स, देखिए इसके अंदर क्या आ जाता है बच्चे, इसके अंदर हमारे पास वेइंग मशीन्स होती हैं। अच्छा, एक होता है कॉमन स्प्रिंग बैलेंस। अच्छा, ये जो कॉमन स्प्रिंग बैलेंस है ना, इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर होती है एक्सटेंशन। अब आपको ये पता होना चाहिए ना बच्चे कि हम जो है ये जो स्प्रिंग स्केल्स होते हैं यहाँ पर किसी भी बॉडी का क्या करते हैं, वेट मेजर करते हैं, ठीक है ना, मास की बोलना, वेट मेजर करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करते हैं। तो हमारे पास जो कॉमन स्प्रिंग बैलेंस होता है उसमें एक्सटेंशन होती है या फिर इलोंगेशन होती है, ठीक है ना, मतलब इस तरह से वो एक स्केल होता है और इस तरह से उसके ऊपर कोई भी बोरी है, आटे की बोरी, ठीक है ना, इस तरह से हमने पकड़ा हुआ होता है, वो सारा नीचे इस तरह से नीचे खींचता है वजन उसका, ठीक है, तो समझ रहे होंगे। तो वो जो है हमारे पास इस तरह से नीचे खींचेंगे हम, ठीक है ना, मतलब इलोंगेशन हो रही है, एक्सटेंशन हो रही है, वेट मेजर हो रहा है, फिर वो स्केल होता है वहां से हम मेजर कर लेते हैं, ठीक है, वो होता है एक कॉमन स्प्रिंग बैलेंस जिसमें एक्सटेंशन होती है। तो यहाँ पर हुक्स लॉ कैसे अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर इस तरह से हो रहा है कि वो जो फोर्स लग रही है ना, वो जो वेट है W F इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, वो जो फोर्स है ना एक किस्म की वेट, ठीक है, अच्छा जो इस तरह से नीचे हमारे पास क्या इस तरह से यूं फोर्स लग रही है ना, तो एक्सटेंशन हो रही है ना, क्या हो रहा है, जितना ज्यादा वजन होगा उतनी ज्यादा एक्सटेंशन हो रही है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, तो मतलब हुक्स लॉ अप्लाई हो रहा है कहां पर, कॉमन स्प्रिंग बैलेंस में। अच्छा, यहाँ पर वेइंग मशीन जो होती है ना, इसके इसके ऊपर वजन रख देते हैं, इसके अंदर कंप्रेशन होता है क्योंकि उसमें लोड होता है, जब फोर्स होती है वो ऊपर रख देते हैं किसी भी चीज का, ठीक है, और पॉइंटर लगा होता है, स्केल होता है इस तरह से, और ये पॉइंटर इस तरह से घूमता है, जो वेइंग मशीन होती है उसके अंदर क्या होता है कंप्रेशन होता है, ठीक है, कंप्रेशन मतलब लोड रखते हैं या फोर्स रखते हैं, वेट होता है, ठीक है, उसमें कंप्रेस होता है, फिर वो पॉइंटर लगा होता है, पॉइंटर घूमता है, वही से हम स्केल के थ्रू देख लेते हैं, ठीक है ना, मतलब आप पता चल गया वेइंग मशीन होती है उसमें कंप्रेशन हो रही होती है, कॉमन स्प्रिंग बैलेंस है, एक्सटेंशन हो रही है, यहाँ पर तो पता चल जाता है भी स्प्रिंग स्केल्स के अंदर हुक्स लॉ अप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन देखो ना, अगर अब यहाँ पर अगर स्प्रिंग्स खराब हो जाए ना, मशीन भी खराब हो जाती है, ठीक है ना, वो ये बात है कि लिमिट क्रॉस कर जाते हैं। अब हम ये देख लेते हैं मैकेनिकल क्लॉक्स। मैकेनिकल क्लॉक्स, ये जो मैकेनिकल क्लॉक्स है ना बच्चे, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देखिए बच्चे दो चीजें होंगी, ठीक है, एक होगा आपके पास बैलेंस व्हील, दूसरा आपके पास होगा बैलेंस स्प्रिंग, जैसे आप कहते हो एयर स्प्रिंग, मतलब क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा थिन होता है, थिन नहीं होता है, ठीक है, और ये लगा कहाँ होता है, मैकेनिकल क्लॉक्स होती कौन सी है, ठीक है बच्चे। अब ये जो मैकेनिकल क्लॉक्स हैं जहां पर हम इस तरह से, पहले ऐसे होता था, लेट्स सपोज के ये हमारे पास कोई क्लॉक है, अब यहाँ पर इसका होता है ये पेंडुलम, ये बोलते हो आप पेंडुलम, या हैंड्स है, ये हैंड्स ऑफ क्लॉक, ठीक है, या पेंडुलम है या हैंड्स ऑफ क्लॉक इसको बोलते हो आप, ठीक है। ये करता क्या है, ये ऑसिलेट करता है, क्या करता रहता है, ऑसिलेट, ऑसिलेट क्या होता है,
बैक एंड फोर्स मोशन। अच्छा जी, अब ये जो मैकेनिकल क्लॉक है, फिर बाद में जो है गरारी टाइप होती थी क्लॉक्स, उसे कहते थे मैकेनिकल क्लॉक्स। अब उसमें एडवांसमेंट आ गई है, ठीक है ना। होता क्या है, दो गरारियां लगी होती हैं। गरारियों का क्या मतलब है, सर्कल में स्प्रिंग लगे होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास बैलेंस व्हील, ठीक है, बैलेंस व्हील होता है एक, और दूसरा भी इसी तरह से गोलाई में स्प्रिंग होता है, गोल चक्कर का इस तरह से स्प्रिंग होता है, उसे हम कहते हैं बैलेंस स्प्रिंग या फिर उसे कहते हैं हेयर स्प्रिंग। अब ये दोनों इस तरह से होते हैं, एक व्हील ये है, यानी कि ये बैलेंस व्हील है मैकेनिकल क्लॉक का, बैलेंस व्हील है, इसके ऊपर ही सस्पेंड किया गया होता है क्या, बैलेंस स्प्रिंग या फिर हेयर स्प्रिंग, जो बहुत टिनी होता है, थिन होता है, जिसकी वजह से इसको हेयर स्प्रिंग बोलते हैं, इसके ऊपर लगा होता है। अब ये जो हेयर स्प्रिंग है, इसके अंदर इलास्टिसिटी है, ठीक है। अब ऐसे ऐसे अटैच है, ये जो व्हील घूमेगा, ये जो व्हील घूमेगा, इसके ऊपर जो इलास्टिसिटी वाला हमने रख दिया हेयर स्प्रिंग, ये भी घूमेगा। इसके घूमने से इस व्हील के ऊपर, हेयर स्प्रिंग के ऊपर या बैलेंस स्प्रिंग के ऊपर जिसके अंदर इलास्टिसिटी है, स्ट्रेच होगा। इसके घूमने से ऊपर वाला स्ट्रेच होगा क्या होगा, स्ट्रेच या कंप्रेस। उसके अंदर क्या हो गई, फोर्स रीस्टोर हो गई। यही रीस्टोरिंग फोर्स फिर क्या करेगी, टार्क पैदा करेगी इस बैलेंस व्हील में, जो कि रेगुलेट करेगा टार्क इसको, ठीक है ना। किसको कंट्रोल करेगा, बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ दी पेंडुलम या फिर हैंड्स ऑफ द क्लॉक। सही है। तो ये जो तरीका है मैकेनिकल क्लॉक्स में इस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है। तो अब आप देखो ना, आप देखो ना कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है ना। ये जो हेयर स्प्रिंग है जिसके अंदर इलास्टिसिटी है, जिसको हम बैलेंस स्प्रिंग बोल रहे हैं, ये क्या हो रहा है, बैलेंस व्हील के घूमने से इसके अंदर क्या पैदा हो रहा है, इसके अंदर पैदा हो रहा है स्ट्रेच हो रहा है, ये इसके अंदर कंप्रेशन पैदा हो रही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भी हुक्स लॉ यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जितनी तेजी से ये वाला व्हील घूमेगा उतना ज्यादा इसके अंदर कंप्रेशन पैदा होगी। तो आपको ये समझ आ गया होगा मैकेनिकल क्लॉक्स में किस तरह से हुक्स लॉ अप्लाई होता है। अब हम देख लेते हैं गैल्वानोमीटर। बच्चे ये जो गैल्वानोमीटर होते हैं ना, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर भी करेगा, डिटेक्ट भी करेगा। पहले डिटेक्ट करेगा फिर मेजर करेगा, लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को, ठीक है। ये एक मशीन है जो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को क्या करती है, मेजर करती है और क्या करती है, डिटेक्ट करती है, ठीक है। ये समझ आ गया आपको गैल्वानोमीटर। अब देखना ये है कि हमसे सवाल पूछा जाएगा कि हाउ हुक्स लॉ वर्क्स इन गैल्वानोमीटर, ठीक है। तो अब आपको पता चलना चाहिए कि किस तरह से हुक्स लॉ गैल्वानोमीटर में काम करता है। इसके अंदर भी बच्चे होता क्या है, एक कॉइल लगी होती है, ठीक है। उसके ऊपर इसको आप पढ़ोगे भाई, ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। वो जब आप पढ़ोगे ना मैग्नेटिक फील्ड में, आगे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, कि उसमें एक कॉइल लगी होती है। अब ये कॉइल है, अब यहाँ पर हमने देखना क्या है कि इसके ऊपर अटैच होता है एक छोटा सा स्प्रिंग, जिसे हेयर स्प्रिंग कहते हैं, या बैलेंस स्प्रिंग या हेयर स्प्रिंग। दो चीजें हो गई, कॉइल है, कॉइल के ऊपर क्या, हेयर स्प्रिंग है, ठीक है। अब इस हेयर स्प्रिंग है ना, ये जो हेयर स्प्रिंग है, अब ये हेयर स्प्रिंग जो है ना इसके साथ अटैच है, ठीक है ना। और ये जो कॉइल है ये चलेगी, इस तरह से चलती है, ये इस तरह से क्या करती है, रोटेट करती है। तो यहाँ पर भी ये जो स्प्रिंग होता है ये इस तरह से होता है,
ठीक है ना। अब ये जो स्प्रिंग है ये इस तरह का है, तो इसके अंदर भाई ये कॉइल होती है, ये भी इसी तरह की होती है गोलाई में, ठीक है ना। अब होगा क्या भाई, वही चीज है, टार्क पैदा होगा। क्या पैदा होगा, टार्क पैदा होगा। किसके टर्निंग इफेक्ट से टार्क पैदा होता है, किसी कोई भी, देखिए ना एक सेंटर होता है ना, सेंटर, लेट्स सपोज के ये मेरे पास कोई स्केल है, ये उसका सेंटर है। अब कोई भी बॉडी अपने उस सेंटर से इस तरह से किसी पॉइंट से रोटेट करता है ना, सेंटर इसका फिक्स है, इसके ऊपर उंगली रख दो, यहाँ पे फोर्स लगाना शुरू कर दो, तो ये सेंटर फिक्स है, यहां से मैंने इसको रोटेट करना शुरू कर दिया, टर्निंग इफेक्ट पैदा हुआ। ये क्या है, टर्निंग इफेक्ट, ठीक है। मैंने क्या कर दिया अभी, सेंटर से कोई भी बॉडी इस तरह से इसका टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा है। इसी टर्निंग इफेक्ट को तो हमने बोला था भाई टार्क, ठीक है ना। हाँ, टार्क क्या होता है, किसी भी बॉडी का इस तरह से अपने एक्सिस के इस तरह से सेंटर पॉइंट इस तरह से रोटेट करेगा, टार्क है। ये हमने टार्क वाले टॉपिक में डिस्कस किया डिटेल से। अब कपल क्या होता था, कपल ये होता था कि दो टार्क पैदा होते थे अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना, क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क के पैदा हुआ अपोजिट डायरेक्शन में जो टार्क पैदा होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कपल, ठीक है। तो अभी हमने यही देखना है कि ये पैदा कर रहा है टॉर्क, ठीक है। ये जो स्प्रिंग है इसके कोयल के साथ अटैच है, जो कि क्या करता है भाई, टार्क पैदा कर रहा होता है, इसकी रीस्टोरिंग फोर्स। अब यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंटर लगा होता है गैल्वानोमीटर में, जैसे ही करंट जो है वो, अगर करंट जो है 0 है, पॉइंटर ऑटोमेटिकली 0 पे चला जाएगा। अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा, अगर करंट फ्लो करता है तो ये जो पॉइंटर होता है ये इस तरह से भाई ये 0 पर है, और ये इस तरह से पॉइंटर जो है वो ऐसे मूव करना शुरू कर देता है। ये नंबर लगे हुए हैं 0 1 2 3 4, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा इस पॉइंटर की पिन फ्लो करती जाएगी, ठीक है। तो ये था भाई गैल्वानोमीटर के अंदर किस तरह से हुक्स लॉ अप्लाई हो रहा है, ठीक है जी।